हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2013 में आई मूवी द ग्रीन इन्फर्नो। ये मूवी एक कैनिबल हॉरर मूवी है जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है इलाई रॉथ ने। इलाई रॉथ मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स में से एक है। इन्होंने बहुत कम मूवीज डायरेक्ट की हैं, लेकिन सारी मूवीज एक से बढ़कर एक हैं। इन्होंने कैबिन फीवर और हॉस्टल जैसी हॉरर मूवीज डायरेक्ट की हैं। हॉस्टल सीरीज में आपको दिखा चुका हूँ और कैबिन फीवर भी मैं आपको जल्दी ही दिखा दूंगा। जिन्होंने हॉस्टल सीरीज नहीं देखी वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इलाई रॉथ ने सिर्फ ये मूवीज डायरेक्ट ही नहीं की बल्कि लिखी भी हैं। वो डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर भी हैं। वो अपनी हर मूवी किसी रियल चीज़ से इंस्पायर होकर लिखते हैं। ये मूवी हैविली इंस्पायर्ड है 1980 में आई इटालियन मूवी कैनिबल हॉलोकॉस्ट से। वीडियो के एंड में हम इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। और क्योंकि ये इलाई रॉथ की मूवी है इसलिए इसके साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग, इस मूवी में कैनिबल्स दिखाए हैं इसलिए ये मूवी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकती है। और जो कोई भी ऐसी मूवीज़ देखना पसंद नहीं करता वो ये वीडियो यहीं पर स्किप कर दे। अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक कंपनी अमेज़न के जंगल को ख़त्म कर रही है, जिससे वहाँ रहने वाले आदिवासी लोगों के घर भी तबाह हो रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कॉलेज फ्रेशमैन जस्टिन को। वो एक सोशल एक्टिविज्म ग्रुप के लीडर एलेंड्रो की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही थी, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था कारा। एलेंड्रो अपने ग्रुप के एक लड़के जोना को जस्टिन के पास भेजता है। जोना उसे उनके ग्रुप का पैम्फलेट देकर शाम को होने वाली मीटिंग में इन्वाइट करता है। कॉलेज के बाद जस्टिन अपने डैड के साथ लंच करने जाती है। उसके डैड यूनाइटेड नेशंस में लॉयर हैं। रात को वो एलेंड्रो की मीटिंग में जाती है। वहाँ अमेज़न के फॉरेस्ट को बचाने की बात चल रही थी। एलेंड्रो बता रहा था कि कैसे एक कंपनी नेचुरल गैस के लिए फॉरेस्ट क्लीन कर रही है, जिससे वहाँ के लोकल ट्राइब्स के घर भी उजड़ रहे हैं। जस्टिन ऐसी बात बोल देती है जो एलेंड्रो को बुरी लग जाती है। वो कहती है कि क्या जंगल को बचाने के लिए वहाँ जाकर भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। एलेंड्रो उसकी बात से नाराज़ होकर उसे वहाँ से निकाल देता है। अगली सुबह कॉलेज में जस्टिन एलेंड्रो से माफ़ी मांगती है। वो जस्टिन को उनकी मदद करने का एक चांस देता है। वो अमेज़न के फॉरेस्ट को बचाने का प्लान तैयार करते हैं। उन्हें पता था कि जो कंपनी फॉरेस्ट क्लीन कर रही है उसके पास प्राइवेट मिलिट्री भी है और जंगल में कोई फ़ोन सिग्नल आने के चांस भी नहीं है। उसी के हिसाब से उन्होंने अपना पूरा प्लान बनाया था। प्लान कुछ इस तरह था, वो एक दिन पहले वहाँ जाएंगे, उनका कॉन्टैक्ट एक सैटेलाइट हैक करेगा जिसकी मदद से वो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट करेंगे। 15 वेबसाइट उन्हें लाइव टेलीकास्ट करने के लिए तैयार थी। कुछ ही देर में वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएंगे और पूरी दुनिया उनके साथ हो जाएगी, जिससे मजबूरन उस कंपनी को अपना काम रोकना पड़ेगा। वो सब एलेंड्रो के इस प्लान से सहमत थे। अपने डैड को ये बता करके वो एक कॉलेज ट्रिप पर जा रही है। जस्टिन उनके साथ अमेज़न के लिए निकल जाती है। वो पेरू के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं जहां उन्हें कार्लोस मिलता है। कार्लोस ही इस पूरे ऑपरेशन को फंड कर रहा था। जस्टिन को ये बात बहुत अजीब लगती है कि वो अकेला उन सब का खर्चा उठा रहा था। वो एक छोटे प्लेन में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। प्लेन से उतरकर वो रिक्शा में बैठकर एक होटल पर जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद वो बोट्स में बैठ जाते हैं। बोट के ज़रिए वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो सब सेम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं। कारा उन सबको चेन्स और लॉक्स देती है, जिससे वो सब खुद को बुलडोजर्स और पेड़ों से चेन कर लेते हैं। लेकिन जस्टिन का लॉक काम नहीं कर रहा था। वो सब अपने मास्क पहनकर प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। वहाँ पर प्राइवेट मिलिट्री पहुँच जाती है और एलेंड्रो ये सब लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। मिलिट्री उन सबको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सब किसी न किसी चीज़ से चेंड थे। तभी एक ऑफिसर जस्टिन के पास पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसका लॉक नहीं लग पाया था। वो उसका मास्क हटाकर उसे शूट करने लगता है। जस्टिन एलेंड्रो से मदद मांगती है, लेकिन वो उसकी कोई मदद नहीं करता। उल्टा वो कहता है कि इसे मार दो, इसके डैड यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते हैं, इसे मार दो और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। जस्टिन वहाँ खुद को बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रही थी। तभी मिलिट्री हेड के पास एक फ़ोन आता है और वो सब अपनी गन्स नीचे कर लेते हैं। पुलिस आती है और उन्हें अरेस्ट करके ले जाती है, लेकिन कार्लोस पुलिस को पैसे देकर उन्हें छुड़ा लेता है। वो सब प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो सब प्लेन में अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे। दुनिया भर में वो सब हीरोज बन चुके थे। इंटरनेट पर सिर्फ उन्हीं की बात हो रही थी, लेकिन जस्टिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उन्होंने उसे यूज़ किया था। अचानक उनके प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और वो क्रैश होने लगता है। प्लेन सीधा जंगल में क्रैश हो जाता है। पायलट समेत ग्रुप के कई सारे लोग मारे जाते हैं, जिनमें से कार्लोस भी एक था। सिर्फ जस्टिन, एलेंड्रो, कारा, जोना, एमी, समांथा, डैनियल और लार्स ही बचे थे।
डैनियल अपना जीपीएस ढूंढने की कोशिश करता है जिससे वो मदद के लिए सिग्नल भेज सकता था। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है। आवाज सुनकर कारा मदद की उम्मीद में आगे बढ़ती है। तभी एक तीर सीधा उसकी गर्दन में घुस जाता है। एलेंड्रो उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी एक और तीर सीधा उसके माथे में घुस जाता है और वो मर जाती है। वो कुछ आदिवासी लोग थे, बाकियों को उन्होंने डांट से बेहोश कर दिया था। डैनियल को जीपीएस मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे यूज कर पाता वो उसे भी बेहोश कर देते हैं। वो उन्हें बोट्स में डालकर एक छोटे गांव में ले जाते हैं। गांव के सभी लोगों ने अपने ऊपर लाल रंग किया हुआ था। उनके किनारे पर पहुंचते ही सभी उन्हें घेर लेते हैं। सभी आदिवासी उन्हें छू रहे थे। वो इतनी बुरी तरह उनके बीच फंस चुके थे कि उनका सांस लेना भी मुश्किल हो चुका था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहे थे उन्हें पता चल रहा था कि ये अच्छे लोग नहीं हैं, क्योंकि चारों तरफ इंसानी डेड बॉडीज लटकी हुई थी। वो सब रो रहे थे, उनसे भीख मांग रहे थे, लेकिन पूरे गांव के शोर के बीच उनकी आवाज़ दब चुकी थी। वो उन्हें गांव में लेकर जाते हैं और वहां उनकी मुखिया बाहर आती है जिसने अपने शरीर पर पीला रंग किया हुआ था। वो सभी को अच्छे से देखती है और अपनी भाषा में उन्हें कुछ कहती है, जिसके बाद वो उन्हें ले जाकर एक बैम्बू केज में बंद कर देते हैं। एलेंड्रो के पास फ़ोन था, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं थे। वो देखते हैं कि जोना उनके साथ नहीं था। वो लोग जोना के साथ कुछ कर रहे थे। वो उसे कुछ पिलाकर एक पत्थर पर लेटा देते हैं। उनकी मुखिया वहां आती है और उसकी आंख निकालकर सबको दिखाने लगती है, जिससे वहां के लोग एकदम से खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो दूसरी आंख निकालती है और फिर उसकी जीभ काटकर खा जाती है। फिर उनका मेल लीडर जोना के हाथ पैर काटकर अलग कर देता है और इस सब के बीच जोना जिंदा था। आखिर में वो उसका सर काट देते हैं और उसका खून जमा करके पी जाते हैं। फिर खाना बनाने वाली औरतें उसके शरीर के अलग अलग हिस्से को पकाती हैं। जोना को पकते हुए उसके दोस्त भी स्मेल कर रहे थे। पकाने के बाद पूरा कबीला उसे खा जाता है और मुखिया ने जोना को इसीलिए चुना था क्योंकि उन सब में सबसे हेल्दी वो ही था। रात को वो सब यही बात कर रहे थे कि अगर वो उस कंपनी को रोकने ना आते तो ये सब नहीं होता। तब एलेंड्रो उन्हें बताता है कि उन्होंने किसी कंपनी को नहीं रोका है। वो बताता है कि ये सब प्लान था। एक दूसरी कंपनी ने ये सब स्पॉन्सर किया था। उसी कंपनी ने कार्लोस को हायर किया था। कार्लोस ने एलेंड्रो के ग्रुप को वहां बुलाया ताकि वो प्रोटेस्ट करके उस कंपनी को रोक सके, लेकिन उनके रुकने के बाद दूसरी कंपनी वहां अपना काम शुरू कर देगी, उन्हीं सेम वर्कर्स और मिलिट्री के साथ। फॉरेस्ट अब भी क्लीन होगा। उन्होंने किसी ट्राइब की हेल्प नहीं की है। एलेंड्रो वहां सिर्फ फेम के लिए गया था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया उसे जाने, और ऐसा हो भी गया था, लेकिन प्लेन क्रैश उनके प्लान में नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लेन इत्तेफाक से क्रैश हुआ। वो प्लेन क्रैश भी प्लान्ड हो सकता है। उस कंपनी ने कार्लोस को मारने के लिए वो क्रैश प्लान किया होगा। एलेंड्रो कहता है कि वो अब तक अपना काम शुरू भी कर चुके होंगे और उन्हें बुलडोजर्स के उन तक पहुंचने का वेट करना होगा, जो कि लगभग 3 दिन तक जंगल साफ करते हुए उन तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम थी। 3 दिन के अंदर तो वो आदिवासी उन सबको खा जाएंगे। इसका भी हल एलेंड्रो उन्हें बताता है। वो कहता है कि जोना आराम से 3 दिन तक उनका काम चला देगा। ये सुनकर सभी को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि दुनिया के सामने उसकी इमेज एक समाज सेवी की थी, लेकिन असल में वो बहुत घटिया इंसान था। और यहाँ मैं एक और बात क्लियर कर दूं कि जस्टिन को इस ऑपरेशन में लाना भी पूरी तरह प्लान था। एलेंड्रो को पता था कि उसके डैड यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते हैं और उससे ज्यादा अच्छा डिफेंस उनके पास हो ही नहीं सकता था। कारा ने जानबूझकर उसे खराब लॉक दिया था ताकि वो खुद को चेंज ना कर पाए और मिलिट्री उसे पकड़ ले, और अगर वो उसे मार भी देते तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, बल्कि ये उनके लिए और अच्छा साबित होता। अगली सुबह वहाँ के बच्चे उन्हें उठा देते हैं। जस्टिन एक बच्चे को फ्लूट प्ले करके दिखाती है जो कि उसके नेकलेस में थी। तभी उनका मेल लीडर वहाँ आ जाता है और तीनों लड़कियों को निकाल कर ले जाता है। वो उन्हें मुखिया के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं और वो चेक करती है कि उनमें से कौन वर्जिन है। उनमें से उसे जस्टिन वर्जिन मिलती है। वो बाकी दोनों को वापस भेज देती है और इसी बीच समैंथा किनारे पर खड़ी बोट देख लेती है। फिर वो जस्टिन को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। समैंथा वहाँ से निकलना चाहती थी, लेकिन एक गार्ड उनका पहरा दे रहा था। वो एक प्लान बनाते हैं। डैनियल एलेंड्रो के फ़ोन में रिंगटोन लगाकर उसे दूर फेंक देता है। आवाज़ सुनकर वो गार्ड चेक करने जाता है और इतने में समैंथा वहाँ से निकलकर भाग जाती है। वो जल्दी से भागकर उस बोट में छुप जाती है। कुछ देर बाद वो जस्टिन को भी वापस केज में डाल देते हैं। उसके ऊपर उन्होंने अजीब सा पेंट किया हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ। वो उनके लिए खाना लाते हैं। एलेंड्रो कहता है कि ये पोर्क है और वो जल्दी से उसे खा जाता है। बाकी सब भी उसे खाने लगते हैं। एमी वेजिटेरियन थी, लेकिन फिर भी किसी तरह वो उसे खा लेती है। आखिर में वो देखती है कि बर्तन में स्किन का एक टुकड़ा पड़ा था जिस पर एक टैटू बना हुआ था। वो समैंथा का टैटू था। वहाँ के बच्चे समैंथा के टैटूज अपने ऊपर लगा रहे थे। वो समझ जाती है कि समैंथा भी मर चुकी है और वो सब अपनी फ्रेंड को ही खा रहे हैं।
वो बिना कुछ बोले उस बर्तन को तोड़कर उससे अपना गला काट लेती है। जाहिर सी बात है उसे ये मौत बेहतर लगी। अब एमी मर चुकी थी और आदिवासी आकर उसे ले जाने वाले थे, इसलिए डैनियल एक और प्लान बनाता है। वो लार्ड की वीड को एमी की बॉडी में घुसा देता है। आदिवासी उसे ले जाते हैं। जब वो उसे पकाकर खाते हैं तो सब पर उसका असर होने लगता है। वो सब हाई हो जाते हैं और कुछ लोग तो बेहोश हो जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर वो सब वहां से भागने लगते हैं, लेकिन एलेंड्रो लार्ड को जाने नहीं देता। वो उसे डांट मारकर बेहोश कर देता है। इससे उसके बचने के चांसेस बढ़ गए थे। डैनियल और जस्टिन रुक नहीं सकते थे, इसलिए वो भाग जाते हैं। जब लार्ड को होश आता है तो वो देखता है कि 2 आदिवासी उसके सामने बैठे थे। वो पूरी तरह नशे में थे। वो उनके साथ मजाक करने लगता है, लेकिन उनका मजाक थोड़े अलग तरीके का था। वो उसके हाथों को खाने लगते हैं। किसी तरह वो वहाँ से भागता है, लेकिन पूरा गांव उसके पीछे पड़ जाता है। वो सब नशे में थे और नशे का असर भी उन पर अलग तरह से हो रहा था। वो सब लार्ड को जिंदा ही खाने लगते हैं। देखते ही देखते वो उसका सारा मांस नोचकर खा जाते हैं और ऐसा एक्सपीरियंस करके वो सब बहुत खुश भी थे। उधर डैनियल और जस्टिन रिवर तक पहुंच जाते हैं। उन्हें प्लेन क्रैश का धुआं नजर आ जाता है और वो उसी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन जस्टिन रिवर में गिर जाती है और उसके बहाव के साथ बहने लगती है। किसी तरह डैनियल उसे बचाकर किनारे तक ले आता है। वो आगे बढ़ते हैं और प्लेन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जगह उन्होंने किसी मेमोरियल की तरह बना रखी थी। सभी डेड लोगों को उन्होंने वहां स्टेक से बांध रखा था। अचानक उन्हें फोन की आवाज़ सुनाई देती है। वो कारा का फोन था। किसी तरह जस्टिन फोन निकाल लेती है, लेकिन तभी वो आदिवासी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें फिर से बेहोश कर देते हैं। जब जस्टिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे किसी रिचुअल के लिए तैयार किया जा रहा था। डैनियल को एक स्टेक से बांधकर वो एल्डर उसके हाथ पैर तोड़ रहा था। इसके बाद वो उसके ऊपर एक पेस्ट लगाकर छोड़ देते हैं और देखते ही देखते कई सारी बुलेट एंड्स उसके ऊपर चढ़कर उसे खाने लगती हैं। वो चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाता। इधर वो मुखिया जस्टिन की तरफ बढ़ती है, तभी उनका एक सिपाही किसी वर्कर का सर लेकर वहां पहुंच जाता है। बुलडोजर्स वहां तक पहुंच चुके थे। पूरा गांव उनसे लड़ने के लिए निकल जाता है। जिस बच्चे को जस्टिन फ्लूट सुना रही थी वो उसे आज़ाद करा देता है। वो डैनियल को बचाने जाती है, लेकिन वो उससे मौत मांगता है। जस्टिन उसे नहीं मार पाती तब वो बच्चा उसे मार देता है। जस्टिन उसकी जेब से फ़ोन निकाल कर वहाँ से भागने लगती है, तभी एलेंड्रो उससे मदद मांगता है। वो उसकी कोई मदद नहीं करती और उसे वहीं छोड़कर भाग जाती है, लेकिन एक बच्ची उन्हें भागते हुए देख लेती है। वो एक बूढ़े आदमी के साथ उनका पीछा करती है। वो लड़का जस्टिन को आगे का रास्ता दिखा देता है, तभी वो लड़की भी वहाँ पहुँच जाती है, लेकिन वो जस्टिन को जाने देते हैं क्योंकि सामने एक जैगवार बैठा था। वो सोचते हैं कि जैगवार उसे खा लेगा, लेकिन जैगवार भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। जस्टिन आगे बढ़ती है और देखती है कि मिलिट्री सभी आदिवासियों को मार रही थी। वो उनकी तरफ फ़ोन करके उन्हें लाइव दिखाने का नाटक करती है, जैसा कि उन्होंने पहले किया था। वो सब रुक जाते हैं। वो जस्टिन को वहाँ से ले जाकर एक हेलीकॉप्टर में बैठा देते हैं। पायलट उससे पूछता है कि उसका कोई और साथी तो वहाँ नहीं है। जस्टिन उसे मना कर देती है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बाद में जस्टिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बताती है कि उसके सारे फ्रेंड्स प्लेन क्रैश में ही मारे गए थे। कबीले वालों ने ही उसकी मदद की और उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए जंगल से बाहर निकाला। अब उसने झूठ इसीलिए बोला होगा ताकि वहाँ फॉरेस्ट क्लीनिंग रुक पाए। आदिवासियों को अच्छा बताने की सिर्फ यही वजह हो सकती है। वो देखती है कि एलेंड्रो एक रोल मॉडल बन चुका था, वो सबका आइडल बन चुका था, लेकिन उसकी असलियत सिर्फ जस्टिन को ही पता थी। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में जस्टिन को एलेंड्रो की बहन लूसिया का फोन आता है और वो उसे कहती है कि उसे एलेंड्रो की एक सैटेलाइट फोटो मिली है और इस फोटो से हमें पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और उसने अपने ऊपर उस कबीले के एल्डर की तरह पेंट किया हुआ है। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। इसके बाद इसका कोई सीक्वल नहीं आया है, लेकिन 2013 में अनाउंस किया गया था कि इसका सीक्वल आएगा जिसका नाम होगा बियॉन्ड द ग्रीन, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। तो इस मूवी में सिर्फ कैनिबलिज्म पर ही फोकस नहीं किया गया, इसमें बहुत सारे सोशल मैसेजेस भी हैं। इस मूवी के साथ भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि इसमें आदिवासियों को बहुत एक्सट्रीमली वायलेंट दिखाया गया था, लेकिन ईलाई रॉथ किसी भी कंट्रोवर्सी से नहीं डरते हैं। उनका कहना है कि ऐसी मूवीज़ हर कोई नहीं बना पाता, सबको अपनी इमेज की चिंता रहती है। कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स हैं जो पैसों को छोड़कर कंट्रोवर्शियल मुद्दों पर फिल्म बनाते हैं। खैर, इस मूवी को ग्लोरियस रिस्पॉन्स मिला था हॉरर लेजेंड स्टीफन किंग से। उन्होंने इसके बारे में ट्वीट भी किया था। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। जितने भी रेड आदिवासी आपने इस मूवी में देखे उनमें से कोई भी एक्टर नहीं था, वो सब असली आदिवासी थे और उन्हें एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तभी आपको मोस्ट ऑफ द सीन्स में वो हंसते ही दिखेंगे।
जब इलाई रॉथ अपने क्रू के साथ उस कबीले में गए तो उन्हें पता चला कि उन लोगों ने कभी कोई मूवी नहीं देखी है। उन्हें मूवीज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब इलाई वहाँ एक टीवी और कैनिबल हॉलोकॉस्ट फिल्म लेकर गए। उन्होंने उन सबको वो फिल्म दिखाई और आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी भयानक मूवी को उन्होंने कॉमेडी समझा। जो कुछ भी उस मूवी में दिखाया जा रहा था उसे देखकर वो सब हंस रहे थे, जबकि आपको पता है कि उसमें हंसने लायक एक भी सीन नहीं है। इलाई रॉथ ने बताया कि उस ट्राइब ने उन्हें एक 2 साल का बच्चा गिफ्ट किया था, जो कि उन्हें फिल्म में शामिल करने के लिए एक थैंक यू गिफ्ट था, लेकिन उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्चे को लेने से मना कर दिया। इस मूवी में सभी विलेजर्स ने काम किया है, कुछ ने ऑन स्क्रीन और कुछ ने ऑफ स्क्रीन, और इलाई ने उन सबको पे भी किया है। शूटिंग के दौरान टेम्परेचर 110 डिग्री तक चला जाता था, जिसकी वजह से कैमरा क्रू पहले दिन ही क्विट कर गया था। इलाई ने उन्हीं एक्टर्स को फिल्म में लिया है जो कि स्नेक्स और पॉइजनस जानवरों से नहीं डरते। शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद सभी एक्टर्स को पैरासाइट्स के लिए ट्रीट किया गया था। जो सांप वाला सीन आपने देखा था वो असल में उन बच्चों का ही आइडिया था, जो कि उन्होंने इलाई को बताया। बच्चों के हिसाब से वो बहुत फनी था और इलाई इसके लिए राजी हो गए, और वो सांप भी बिल्कुल असली था। पूरी कास्ट को बग बाइट से सफर करना पड़ा था और कारा को तो हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था। कैनिबल हॉलोकॉस्ट इलाई रॉथ की फेवरेट फिल्म में से एक है और उस फिल्म का वर्किंग टाइटल था द ग्रीन इन्फर्नो, जिसे बाद में कैनिबल हॉलोकॉस्ट कर दिया उसे और ज्यादा टेरिफाइंग बनाने के लिए। जब फिल्म को पहली बार प्रीमियर किया गया था तो ऑडियंस में से एक आदमी बेहोश हो गया था। ये कुछ गिनी चुनी कैनिबल हॉरर फिल्म में से एक है जिसमें एनिमल्स के ऊपर कोई भी वायलेंस नहीं दिखाई गई। ये इलाई रॉथ की ट्रैवल एंड पनिशमेंट ट्रायलॉजी की तीसरी और आखिरी फिल्म है। पहली है 2002 में आई कैबिन फीवर और दूसरी 2005 में आई हॉस्टल। उस ट्राइब में हर रंग के इंसान का अलग मतलब था। येलो मतलब फीमेल लीडर, ब्लैक मतलब हेड हंटर और रेड मतलब आम लोग। ये मूवी 1980 की कैनिबल हॉलोकॉस्ट से तो इंस्पायर्ड है ही, लेकिन ये 1981 में आई कैनिबल फेरोक से भी इंस्पायर्ड है। इस मूवी की ज्यादातर कास्ट आपको 2012 में आई मूवी आफ्टर शॉक में भी दिख जाएगी, क्योंकि उस मूवी को लिखा और प्रोड्यूस किया था इलाई रॉथ ने, और साथ ही उन्होंने उसमें एक्टिंग भी की थी। जिन रिक्शॉस में वो सब होटल गए थे उनमें से एक के ऊपर लिखा था ब्रैड पिट। इलाई रॉथ ने ब्रैड पिट के साथ काम किया था इनग्लोरियस बास्टर्ड्स मूवी में। जिस सीन में जस्टिन रिवर में गिर गई थी उस सीन में वो एक्चुअली डूब रही थी। एक क्रू मेंबर ने ध्यान दिया कि उसकी चीखें असली हैं। कुछ रियल शॉट्स को मूवी में भी यूज किया गया है। लगभग आधी फिल्म खत्म हो जाने के बाद सारे कैरेक्टर्स अमेज़न में पहुंचते हैं। भले ही ये मूवी कैनिबल हॉलोकॉस्ट से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसे बनाने का मकसद सिर्फ कैनिबलिज्म दिखाना नहीं है। जैसा कि आपने देखा, पूरी मूवी में कैनिबल सिर्फ जोना और लार्स को ही मारते दिखाए गए। तो ये थे इस मूवी से जुड़े ढेर सारे फैक्ट्स। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना, और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।